उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रथम इकाई सामुदायिक जुड़ाव के प्रथम व्याख्यान सामुदायिक जुड़ाव की संकल्पना, नैतिकता और सामुदायिक जुड़ाव का वर्णक्रम में उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। हमारे आज के व्याख्यान का उद्देश्य इस प्रकार है। व्यापक स्तर पर सामुदायिक जुड़ाव की अवधारणा को समझना, जानना। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामुदायिक जुड़ाव किस प्रकार स्थापित किया जाता है, इस तथ्य को समझना। सामुदायिक जुड़ाव के विभिन्न क्षेत्रों को पहचानना, सामुदायिक जुड़ाव में नैतिकता की भूमिका से परिचित होना और वर्णक्रमानुसार सामुदायिक जुड़ाव के स्वरूप को समझना। अवलोकन। इस व्याख्यान का अवलोकन करें, पूरी तरह से इसको देखें तो शिक्षार्थियों को सामुदायिक जुड़ाव की अवधारणा और समाज के लिए इसके लाभों से अवगत करते हुए उन्हें सामुदायिक जुड़ाव की ओर उन्मुख करना है। व्याख्यान सामुदायिक जुड़ाव के विभिन्न प्रकार, उसके तत्व, उसके उद्देश्यों और विशेषताओं पर केंद्रित है। वस्तुतः यह व्याख्यान सामुदायिक जुड़ाव के विकास में शामिल नैतिकता और सामुदायिक जुड़ाव के विभिन्न पहलुओं की भी व्याख्या करता है। अध्ययन की सुगमता हेतु व्याख्यान को 7 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम भाग में समुदाय का अर्थ, सामाजिक समूह, सामुदायिक जुड़ाव, अवधारणा एवं विशेषताएं विषय पर चर्चा की जाएगी। अब ये जानना आवश्यक है कि समूह क्या है, समुदाय क्या है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्य के लिए एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं और प्रभावित होते हैं, तो व्यक्तियों के ऐसे संग्रह को सामाजिक समूह कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ में सामाजिक समूह 2 शब्दों से मिलकर बना है। सामाजिक धन समूह, अर्थात सामाजिक अर्थात समाज, समाज से संबंधित, और समूह अर्थात 2 या 2 से अधिक जन या व्यक्ति। इस प्रकार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के संगठन को समूह कहते हैं। समाजशास्त्र में समूह से आश्रय 2 या अधिक व्यक्तियों के मात्र संग्रह से नहीं होता। जैसे कि मैकाइवर व पेज का कहना है कि समूह से हमारा आश्रय व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंधों में लाए गए हो। इस प्रकार समाजशास्त्र में समूह से आशय कम से कम 2 या अधिक व्यक्ति और उनमें सामाजिक संबंध होने से है। सामाजिक संदर्भ में व्यक्तियों से या व्यक्तियों में संपर्क और उनमें पारस्परिक संदेश पाया जाना शामिल होता है, और समूह में व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं। इस प्रकार सामाजिक समूह की जो परिभाषाएं हैं, बहुत सारी परिभाषाएं लोगों ने इसको परिभाषित किया है अपने अपने अनुसार, अपने अपने विचार से। इसमें प्रमुख जो विद्वान हैं उनकी परिभाषाएं आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। पहला, शेरिफ का कथन है कि समूह एक सामाजिक इकाई है जिसका निर्माण ऐसे व्यक्तियों से होता है जिनके बीच कम या अधिक मात्रा में निश्चित स्थिति एवं कार्य विषयक संबंध हो। बोगार्ड्स कहते हैं कि समूह किसी वस्तु की इकाई की संख्या है जो एक दूसरे से निकट स्थित हैं। फेयरचाइल्ड कहते हैं कि 2 या अधिक व्यक्तियों का संग्रह समूह है जिनके बीच स्थापित मनोवैज्ञानिक अंतःक्रिया प्रतिमान होता है, जो उसके सदस्यों द्वारा तथा सामान्यतः दूसरों के द्वारा भी उसके विशिष्ट सामूहिक व्यवहार के कारण संधि के रूप में स्वीकृत किया जाता है। कैटेल कहते हैं कि समूह उन जमात को कहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी सदस्यों का सहयोग लिया जाए। विलियम्स ने कहा कि सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का एकत्रीकरण है जो एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। इस पारस्परिक क्रिया की इस इकाई के रूप में ही अन्य सदस्यों द्वारा पहचाने जाते हैं।
अंतिम परिभाषा है ग्रीन की। वे समूह को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि समूह व्यक्तियों का संग्रह है जो स्थायी है, जिसके एक या अधिक सामान्य हित या क्रियाएं हैं तथा जो संगठित है। उपर्युक्त इतनी सारी परिभाषाएं हमने आपके सामने प्रस्तुत की। तो इन सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि जब व्यक्ति एक दूसरे से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंधों के आधार पर स्वयं को एक पृथक इकाई के रूप में अनुभव करते हैं तथा एक दूसरे को सहयोग देते हैं, अपने दायित्वों के रूप में एक दूसरे के कार्य को देखने लगते हैं, तब व्यक्तियों की इसी समग्रता को एक सामाजिक समूह कहा जाता है। सामाजिक समूह की विशेषताएं। सामाजिक समूह की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली है सामान्य हित। सामाजिक समूह के सभी सदस्यों के हित प्रायः समान होते हैं। सामान्य हित होने से समूह का स्थायित्व बढ़ता है, इसीलिए सामाजिक समूहों का निर्माण प्रायः सामान्य हितार्थ किया जाता है। दूसरी विशेषता है दो या अधिक व्यक्ति। एक सामाजिक समूह व्यक्तियों का संग्रह होता है, अर्थात एक व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं कर सकता। इस प्रकार दो या दो से अधिक व्यक्ति समूह के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। तीसरी विशेषता है सदस्यों की पारस्परिक जागरूकता। सामाजिक समूह के प्रत्येक सदस्य को अन्य सदस्यों तथा अपने समूह के प्रति जागरूक होना चाहिए। पारस्परिक जागरूकता से सामाजिक संबंध विकसित होते हैं। किसी एक व्यक्ति, एक या दो व्यक्ति के ही सक्रिय होने से सामाजिक समूह कारगर नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क यानी चौथी विशेषता। समूह के सभी सदस्यों में प्रत्यक्ष संपर्क होना आवश्यक नहीं है। छोटे समूहों में तो प्रत्यक्ष संपर्क संभव हो भी जाता है, जैसे कि परिवार, खेल समूह इत्यादि, जबकि बड़े समूहों में अप्रत्यक्ष संपर्क पाया जाता है, जैसे जाति समूह, वर्ग समूह आदि। निश्चित आकार। सामाजिक समूह का कोई निश्चित आकार नहीं होता। इसका निर्माण 2-3 व्यक्तियों को लेकर हजारों लाखों व्यक्तियों तक से हो सकता है। वर्तमान युग में जैसे जैसे व्यक्तियों के संबंधों का दायरा बढ़ता जा रहा है, सामाजिक समूहों के आकार में भी वृद्धि होने लगी है। छठवीं विशेषता है मनुष्यों का संग्रह। सामाजिक समूह की सबसे प्रथम विशेषता यह है कि इसमें मनुष्यों का संग्रह होना आवश्यक है। सामाजिक समूह के निर्माण के लिए कम से कम 2 मनुष्यों का संग्रह होना आवश्यक है। केवल एक व्यक्ति की उपस्थिति को समूह नहीं कहा जा सकता। सामाजिक संबंध, इसे पारस्परिक संबंध भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि समूह के सदस्यों में पारस्परिक संबंध का होना अनिवार्य है। पारस्परिक संबंध से उनमें चेतना का विकास होता है, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, एक दूसरे की बातों को तरजीह देते हैं। यह चेतना सामाजिक संबंधों के निर्माण और विकास में सहायक होती है। एकता की भावना, एकजुटता की भावना। सामाजिक समूह में सदस्यों में एकता पाई जाती है। इस एकता का आधार चेतना होती है। यह चेतना 2 प्रकार की होती है, चेतन एकता और अचेतन एकता। हमारा जो 9वां बिंदु है वो है, 9वीं विशेषता है वह है सदस्यों का पारस्परिक आदान प्रदान। सामाजिक समूह के अंतर्गत समूह में सभी सदस्यों के मध्य आदान प्रदान होना भी आवश्यक है। एक ही समूह के सदस्यों में विचारों एवं वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता है, प्रायः ऐसा ही होता है। 10वीं विशेषता है समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। आप किसी को जोर जबरदस्ती से समूह में शामिल नहीं कर सकते। सामान्य रूप से यह स्वीकार किया जाता है कि मनुष्य स्वभाव से ही सामूहिक प्रवृत्ति का होता है तथा अनिवार्य रूप से विभिन्न समूहों का सदस्य होता है। परंतु इसके साथ यह भी सत्य है कि यह अनिवार्य नहीं है कि कोई व्यक्ति किस समूह का सदस्य होगा, कि इसी समूह में हमें उस व्यक्ति को रखना है, यह उसकी इच्छा के द्वारा निर्धारित किया जाता है। वास्तव में विशिष्ट समूहों की सदस्यता व्यक्ति के लिए ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक सदस्यता। अधिकांश सामाजिक समूहों की जो सदस्यता ऐच्छिक ही होती है। व्यक्ति अपनी रुचि, इच्छा और योग्यता के आधार पर किसी समूह की सदस्यता को ग्रहण कर सकता है अथवा उसकी सदस्यता को छोड़ भी सकता है। वह एक से अधिक समूहों की सदस्यता एक समय में ग्रहण
कर सकता है, परंतु कुछ समूह जैसे परिवार, जाति, प्रजाति आदि की सदस्यता अनिवार्य होती है, यह परिवर्तित नहीं होती। नियंत्रण की व्यवस्था। प्रत्येक समूह सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए औपचारिक या अनौपचारिक नियंत्रण के साधनों को अपनाता है। यह नियंत्रण प्रथा, परंपरा, रूढ़ि आदि अनौपचारिक साधनों के द्वारा अथवा नियम, कानून आदि औपचारिक साधनों के द्वारा लागू किया जाता है। कार्य विभाजन। समूह के निर्माण में कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समूह के सदस्यों के बीच कार्य विभाजन किया जाता है। एक निश्चित आकार। यहाँ मौलिक प्रश्न यह पैदा होता है कि समूह का निर्माण किस आधार पर होता है। प्रत्येक समूह के निर्माण के मूल में कुछ निश्चित आधार होते हैं। उदाहरण के लिए ये आधार है रक्त संबंध, शारीरिक तथा मानसिक समानताएं, आवश्यकताएं, संख्या आदि। व्याख्यान 1 के प्रथम भाग में समुदाय का अर्थ, सामाजिक समूह, सामुदायिक जुड़ाव, अवधारणा एवं विशेषताएं विषय पर चर्चा की गई। अगले भाग में हम समुदाय के प्रकार, सामुदायिक जुड़ाव के परिप्रेक्ष्य, प्रणाली परिप्रेक्ष्य पर विचार करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।